नमस्कार, द रियल इशू देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना ने सुबह से ही सियासत तापमान बढ़ा दिया है। तो शुरुआत बड़ी खबर था। बीजेपी मुख्यालय पर चुनावी रुझानों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी, नारेबाजी लगातार जारी है। वहां पर पार्टी कार्यालय में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। रुक करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझते हैं इन सब चीजों को, कितनी खुशी और किस तरह का माहौल देख रहे हैं। डॉक्टर आशीष आडा हमारे साथ बीजेपी नेता, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और कर्नल सुब्रमण्यम हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। शुरुआत में सर भाजपा के नेता से ही करूंगा, डॉक्टर आशीष आंडा जी से करूंगा। सर कैसा लग रहा है? वेस्ट बंगाल काफी मेहनत की है इस पे। जी सर। जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, सच में मैं कहूंगा सभी राष्ट्रभक्त सनातनियों के लिए ये बड़े ही हर्ष और उल्लास का इस समय विषय है। यहां तक कि हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए भी स्वर्गों में बैठ के मुस्कुराने का एक अवसर है कि वो भी याद करेंगे, वो भी आशीर्वाद बरसाएंगे कि वाह, मेरी पार्टी आज मेरे बंगाल के अंदर भगवा लहराने की स्थिति में आ गई है। ये सब उन्हीं देवात्माओं के आशीर्वाद का नतीजा है और बंगाल की जनता का हमारे प्रति दिखाए गए विश्वास की वजह से है। असल में बंगाल की जनता पिछले इतने साल से, जहां 35 साल से ऊपर से लेफ्ट के द्वारा किए गए उत्पीड़न से दुखी थी, फिर ममता दीदी द्वारा दी गई यातनाओं से बहुत ही ज्यादा कुंठित थी, तो उन्होंने एक राहत की सांस ली होगी जरूर आज, जब उन्हें इससे इजाद मिली होगी कि आखिरकार चलिए, जो उन्होंने एक भय मुक्त होके, भयहीन थी वहां की जनता, भय मुक्त होके उन्होंने जो 93% की वोटिंग करके भाजपा के पक्ष में प्रचंड जीत का जो परचम लहराने का काम किया, उससे भय के से भरोसे तक का सफर तय किया। इसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। देखिएगा, ये बहुत ही क्लियर था, कई दिन से दिख रहा था। और ये कौन दिखा रहा था? हम नहीं दिखा रहे थे, मीडिया नहीं दिखा रहा था। ममता दीदी की चाल, ममता दीदी के हाल, ममता दीदी की भाषा, जब वो स्टेज से कहती हैं तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे, यानी वो उनकी गुड बाय स्पीच के रूप में हमने और पूरे बंगाल ने एक्सेप्ट किया कि ममता दीदी अपनी हार मान चुकी हैं। मुद्दा ये नहीं था कि ममता दीदी जीतेगी हारेगी, वो तो हार मान ही चुकी थी। अब सिर्फ मुद्दा ये था कि भाई हार का ठीकरा किस पे फोड़े। तो वो आपको मालूम है, उसके लिए बीजेपी है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, उसके लिए ईवीएम है। तो अभी आप अगले कुछ दिन तक जो देखेंगे वो वही रुदाली का घिसा पिटा रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानती कि असल में जिस तरह से एक होम मिनिस्टर, एक महिला होम मिनिस्टर रहते हुए महिलाओं का उत्पीड़न उनके शासन में हुआ, वो जो महिलाओं का आक्रोश था वो इस समय वोटिंग के रूप में निकल के आया। जो बेरोजगार युवकों का था वो निकल के आया। असल में उनकी राजनीति कहां से थी? उनकी राजनीति एम फैक्टर से थी। जब वो कहती थी कि भैया हमारी तो काउंटिंग ही 30% से स्टार्ट होती है, लेकिन उस एम फैक्टर को हमारे एम फैक्टर मोदी ने जिस तरह से ध्वस्त करके दिखा दिया, उसके लिए पूरी बंगाल की जनता इस मोदी के एम फैक्टर पे विश्वास करने के लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और हम हाथ जोड़ के उनके आगे नतमस्तक हैं। इस चीज को किस तरीके से देख सकते हैं? क्या हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वो पूरे तरीके से काम कर रहा है सर? जी सर। जी देखिएगा, इसको मैं कहूंगा, इसको आप धर्म के चश्मे से ना देख के राष्ट्रहित के चश्मे से अगर देखेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। बीजेपी के बारे में यह गलत भ्रांति फैलाई गई कि बीजेपी मुस्लिम विचारधारा का विरोध करती है, जो कि एकदम गलत है। ऐसा हमने कभी ना कहा, ना कभी सोचा। हमने सिर्फ ये कहा, हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान का निवासी नहीं है उसको हिंदुस्तान के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा, हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसको भारत के संसाधनों पे अधिकार नहीं होने चाहिए, और भारत के नागरिकों का हक मार के उसको आप इसलिए पालें पोसें सिर्फ इसलिए कि वो आपका वोट बैंक है। हम इसके पक्षधर नहीं हैं। और यह फर्क मैं कहूंगा हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों ने भी समझा है। उन्होंने भी ये जाना है कि जब मोदी जी ने सिलेंडर बांटे तो कोई धर्म देख के नहीं बांटे, मोदी जी ने घर बांटे तो धर्म देख के नहीं बांटे, मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन दी तो धर्म देख के नहीं दी। उन्होंने सिर्फ
ये देख के दी कि जहां सबका साथ सबका विकास हो सकता है उसी नीति को अपनाया। बाकी जो भ्रांति फैलाने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया, देखिएगा ये आजकल की जो लड़ाई है ये नैरेटिव वॉर बन चुकी है। नैरेटिव कैसे फैलाए गए? पहले टीएमसी ने नैरेटिव ये बनाने का प्रयास किया कि भाई ये बाहर वाले आके बंगाल में क्या करेंगे, यानी बाहरी और अंदरूनी का उन्होंने नैरेटिव फैलाया, जिसके चलते उन्होंने अमित शाह जी को या योगी जी को जो दूसरे राज्यों से जा रहे थे उनको बाहरी कहा, भगोड़े कहा, उनको अलग अलग नामों से बुलाया, जिसको नैरेटिव को बस्ट किया बीजेपी ने ये कहते हुए। और ये हमने सोशल मीडिया में भी इस मुद्दे को उठाया कि आप बताइए बंगाल कोई अलग राज्य है या अलग देश है? तो अगर कोई बिहार या उत्तर प्रदेश का नागरिक वहां जा रहा है तो किस तरीके से आप उसको बाहरी का दर्जा दे सकते हैं? फिर उन्होंने नैरेटिव फैलाया, ये लोग आएंगे तो आपको मीट मांस मच्छी नहीं खाने देंगे, ये लोग आपके धर्म के आड़े आएंगे। फिर उस नैरेटिव को हमने बर्स्ट किया। फिर उन्होंने नैरेटिव बनाया कि आप ये लोग आएंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। हां, बाहर निकालेंगे, मगर किसको बाहर निकालेंगे? जिसको भारत के अंदर कानूनी रूप से रहने का अधिकार नहीं है उसको बाहर निकालेंगे। आप बताइएगा ममता दीदी की किसी भी इलेक्शन रैली में या ममता दीदी के किसी भी बड़े नेता के मुंह से आपने बीजेपी की बुराई तो लाखों बार सुनी होगी, लेकिन टीएमसी के किए गए अच्छे कार्यों का कभी उल्लेख सुना कि हमने कितने स्कूल बनाए? किसी चुनावी रैली में सुना हमने कितने अस्पताल बनाए? किसी चुनावी रैली में सुना हमारे रहते हुए जीडीपी कितनी ग्रो हो गई, कितनी इंडस्ट्री लगाई? कभी सुना? अरे वो सरकार जो 5 गुना ज्यादा पैसा दे देती है मदरसों को, बजाय इसके कि साइंटिफिक डेवलपमेंट को दिया जाए, बजट एलोकेशन में इतनी ज्यादा अपीजमेंट होती है। लेकिन यहां पे इस मुस्लिम पोलराइजेशन को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को हिंदू कंसोलिडेशन करना पड़ा, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बंगाल को उसका खोया हुआ मान सम्मान और साहित्य और संस्कृति अगर लौटाना है तो वहां पे ऐसी सरकार होनी चाहिए। और असम की ग्रोथ ऑलरेडी बंगाल की जनता भी देख रही है। ऐसा नहीं है कि बंगाल की जनता नहीं देख रही है कि डबल इंजन सरकार होने से अगर असम की उन्नति हो सकती है, वो असम जिसका जीएसडीपी 13% सीएजीआर से बढ़ सकता है, वो असम जिसकी पर कैपिटा इनकम 58% से बढ़ सकती है, वो असम जिसकी सरकार की बजट एलोकेशन 85% हो सकती है, और उसके सामने से वो वेस्ट बंगाल की जनता जिनको उन स्कीमों तक से वंचित किया गया जो प्रधानमंत्री मोदी जी सबके लिए दे रहे हैं, हर राज्य के लिए दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ ममता दीदी ने अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए, मोदी जी को नीचा रखने के लिए अपने वहां की जनता को उन बेनिफिट से भी महरूम किया। वो वेस्ट बंगाल की जनता उनकी इस कुंठित पॉलिटिक्स को देख रही थी, लेकिन एक बस डर रही थी, अवसर नहीं था सामने से बोलने का। और जब बीजेपी के माध्यम से वो भरोसा उन्हें दिलाया गया, अमित शाह जी होम मिनिस्टर के माध्यम से भरोसा दिलाया गया कि आप खुल के वोट कीजिए, बिना डरे वोट कीजिए, तो उनको अपनी वोट की ताकत इस्तेमाल करके ममता दीदी को धूल चटाने का काम आज बंगाल की जनता ने किया है, जो कि एक बहुत सही और बहुत स्वागत योग्य उनका निर्णय है, जिसको हम सिर माथे पे रखते हैं और हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल सर, आज तो खुशी साफ झलक रही है भाजपा के ऊपर, और वो होनी भी चाहिए, काफी सालों की मेहनत है। डॉक्टर आशीष हांडा जी का रुख करूंगा। डॉक्टर आशीष हांडा जी, जीत तो सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, पर चुनौतियां भी उसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आएंगी। 45 दिन के अंदर जो है बॉर्डर सील करने की बात कही गई थी, तो क्या वो चीजें पूरी हो पाएंगी? साहिल जी, यहां पे आपके बातों का 2 चरण में मैं जवाब दूंगा, 2 स्टेप्स में दूंगा। पहली बात तो जीत पक्की होती दिख नहीं रही है, जीत पक्की है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि इतनी लीड जो है 193 वर्सेस 96 वो अब कवर नहीं हो सकती है। तो हम 10-15 सीट से आगे नहीं चल रहे हैं सर। एक रुझान में आगे एक चीज सर, अभी 4 या 5 राउंड ही हुए हैं सर, अभी बहुत राउंड बाकी हैं। जी सर, मुझे मालूम है, लेकिन क्या है ना, उसमें भी एक रुझान आ जाता है। काउंटिंग तो देखो सभी राउंड्स की चल रही है, अपना अलग अलग एरियाज में चल रही है, और एक रुझान से एक आइडिया लग जाता है कि कितने % कवरेज हो सकती है। और आप ये समझ लीजिएगा, जब ऑलरेडी ये न्यूज आ चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में शाम को 6 से 6:30 बजे पहुंचेंगे, तो ये अपने आप में डिक्लेरेशन नहीं तो और क्या है
क्या आपको लगता है कि उन लोगों ने होमवर्क किए बिना इतनी जल्दी ये अनाउंसमेंट कर दिया होगा? दिस इज वेरी क्लियर। खैर एनी हाउ, वो अपनी अपनी विवेचना के ऊपर है। मैं आप जो आपका मेन सवाल था वो ये था कि देखिएगा, बीजेपी के वादे दावों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो मैं उसी के लिए आपको बता रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि जो बंगाल की जनता है उन्होंने हमारे वादों के ऊपर ही हमको वोट दिया है, क्योंकि वो इतने ग्रस्त कि उनको पता है कि वहां पे जरूरत किस चीज की है। जब हम ऑलरेडी ये क्लियरली कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वहां पे फेंसिंग करेंगे, क्योंकि हमको घुसपैठियों को रोकना है। ममता दीदी ने बीएसएफ को जमीन नहीं दी फेंसिंग के लिए, वो हमारा पहला एक्शन होगा। दूसरी बात, हमने ये भी कह दिया क्लियरली डिमार्केट करते हुए कि हम डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। ये उसी के चरण में दूसरा हमारा कदम होगा। तीसरा, वहां के लोगों को जो वेतन नहीं मिलता है, 7th वेतन आयोग 45 दिनों में हम लागू करेंगे, ये हमें पता है। देखिएगा, एक होता है कहना कि करेंगे, एक होता है उसको टाइम फ्रेम देना। हमें भी पता है कि अगर हम टाइम फ्रेम में नहीं करेंगे तो आज चाहे ममता दीदी को हरा दिया, लेकिन ऑपोजिशन में टीएमसी के 100 विधायक बैठे होंगे जो पूरे हाउस को डिसरप्ट करने का काम करेंगे और लेंस लगा के हमारी गलतियां ढूंढने का काम करेंगे। तो जब हमने ऑलरेडी 45 दिन कह दिया तो विश्वास रखिएगा वो होगा। अगर हमने कहा कि महिलाओं को 3,000 रुपए महीना मिलेगा या बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपए महीना मिलेगा तो मिलेगा। अगर हमने कह दिया प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं की गई हैं वो की जाएंगी तो की जाएंगी। यूसीसी 6 महीने में लागू होगा तो होगा। 1 करोड़ स्वरोजगार मिलेगा तो शर्तिया मिलेगा। भ्रष्टाचार जिसने भी किया है ही विल पुट टू अकाउंट फॉर दैट। वो 100% उसकी जवाबदेही तय होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस ऑलरेडी आप देख रहे हैं न्यूज में शुरू हो चुकी है, जो क्योंकि खिसियानी बिल्ली क्या करे ना, खंबा ही नोचेगी। अभी उनको क्या है, एक आदमी का स्वभाव बदलता नहीं है। उनके स्वभाव में रक्त रंजिश चुनाव की जो आदत रही है उसके चलते हुए, और अब जो हार की उसके ऊपर से बौखलाहट जुड़ गई है उसके चलते हुए। लेकिन यकीन रखिएगा, जो 2.5 लाख वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड है वो किसी तरह का दंगा होने नहीं देंगी। अब उनको ऑलरेडी अमित शाह की वार्निंग याद आएगी, और कई एरिया से हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट है जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स थे वहां पे इस समय बस्तियां खाली हो चुकी हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी मनमानी चलने के दिन गए और अब उनको या तो तमीज से रहना है अगर भारतीय हैं, और अगर नहीं है तो खुद ब खुद इज्जत से भारत छोड़ के चले जाना है, वरना उनको धक्का मार के बाहर निकालने का समय आ गया है। धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए।